नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारी बारिश के बाद यमुनोत्री के राना गांव में घुसा पानी। बद्रीनाथ हाईवे समेत 211 सड़कें हुई बंद। गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर। कई इलाकों में अच्छी बारिश तो कई में बाढ़ से स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री योगी बोले, सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करती थी पहले की सरकारें। हमने 1,62,000 जवानों की भर्ती की। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किए जाने पर भड़के एआईएमआई सांसद। कहा, नाम बदलने में लग जाएंगे 1,000 करोड़। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहले वह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के कार्यक्रम में ना बुलाने का कारण पूछेंगे, इसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। 2 दिन साफ मौसम के बाद आज कई राज्यों में फिर से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार सभी जिलों में और राज्यों में गरज के साथ बारिश हो रही है। खासकर देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में जो है जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश भर में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं बारिश की भी संभावना बनी हुई है और कई जगहों पर बारिश भी हो रही है। मसूरी में घने बादल के साथ ही कोहरा भी छाया हुआ है। मौसम ने साथ दिया तो लोनीव सहित दूसरी एजेंसियों ने एक दिन पहले बंद 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित तमाम राज्यों और जिला मार्गों को खोलने में कामयाबी भी पाई है। लेकिन ग्रामीण सड़कों का नंबर देर से आने के चलते अब भी 190 सड़कें बंद हैं। सोमवार को प्रदेश में कुल 211 सड़कें बंद रही। लोनीव की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 9 राज्य स्तरीय मार्ग, 9 जिला मुख्य मार्ग, 3 अन्य जिला मार्ग, 83 ग्रामीण सड़कें और 107 पीएमजीएसवाई की सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों को खोलने के काम में 240 जेसीबी मशीनों को लगाया गया था और इस दौरान कुल 74 सड़कों को खोलने में कामयाबी भी मिली, जबकि 68 सड़कें सोमवार को बंद रहीं। 143 सड़कें एक दिन पहले से ही बंद थी। इधर प्रमुख सचिव लोनीव आरके सुधांशु ने बताया कि शासन स्तर पर बंद सड़कों की लगातार समीक्षा भी की जा रही है और बंद मार्गों को खोलने के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इस दौरान जहां तमाम अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगाई गई है, वहीं खास हिदायत भी उन सभी को दी गई है। यदि काम में लापरवाही पाई गई तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यमुनोत्री क्षेत्र से लगे राना गांव में सड़क का मलबा और पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। पानी देखकर ग्रामीण ने रात जो है पूरी जाग कर गुजारी है। केदार सिंह चौहान का आवासीय मकान मलबे की चपेट में आने से परिवार सहित रात भर जो है उन्होंने रात जो है वापस बाहर ही काटी है। ग्रामीणों ने राना चट्टी दागुड़ गांव निशड़ी निर्माणाधीन सड़क के ठेकेदार व विभाग को जिम्मेदार इसके लिए ठहराया और इस गांव में पहले भी कई बार मलबा आ चुका है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही इस दौरान साफ देखी जा रही है। पूरे देश में मानसून सक्रिय होने के बाद भी देश के कई राज्यों को अभी झमाझम बारिश का इंतजार है। पिछले कुछ दिनों से 20 राज्यों के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन कई इलाकों को अब भी अच्छी बारिश होने का इंतजार है। पूर्वोत्तर के बाद अब गुजरात व महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ कहर बरपा रही है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोकण और गोवा और दक्षिणी गुजरात में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। निजी मौसम एजेंसी स्काई मेट के अनुसार गुजरात के बचे हिस्से, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, तेलंगाना के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं दक्षिण पूर्व राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के संकेत हैं। और इसी तरह सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिण झारखंड, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के शेष हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और रायलसीमा की तलहटी में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कहा है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता होती है। हमने पिछले 5 साल में पुलिस व पीएसी में 1,62,000 जवानों की भर्ती की। पूर्ववर्ती सरकारों ने पीएसी बल को समाप्त करने का जो है
जो उन्होंने काम किया है। 54 कंपनी पीएससी समाप्त कर दी गई थी। प्रदेश की सुरक्षा को सेंध लगाने का जो है उनका सरकारों ने काम किया है। इन जवानों को पुलिस बल का हिस्सा बनने से रोकने का प्रयास भी किया जा रहा था। हमने उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की पुलिस लाइन में आयोजित दीक्षांत परेड की सलामी लेने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2017 में जब प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भारी संख्या में पुलिस और पीएससी के पदों की भर्ती लंबित थी। हमने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और 1,62,000 भर्तियों को प्रशिक्षण के काम को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2018 में चयनित 15,787 पीएससी रिक्रूटमेंट भारत प्रशिक्षण जनवरी 2022 में प्रारंभ हुआ था। 6 माह के अपने सफलतम प्रशिक्षण के कारण आज प्रदेश के 87 केंद्रों में दीक्षांत परेड का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सभी बहादुर जवानों का हृदय से स्वागत करता हूं। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किए जाने का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने इस फैसले पर फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर एक शहर का नाम बदला जाता है तो इसके लिए भारी मात्रा में पैसे की भी आवश्यकता होती है। इम्तियाज जलील ने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप एक छोटे शहर का नाम बदलना चाहते हैं तो लगभग 500 करोड़ की जरूरत होगी। दिल्ली के एक अधिकारी ने मुझे बताया है कि औरंगाबाद जैसे शहर के लिए 1000 करोड़ रुपए तक की आवश्यकता हो सकती है। यह सिर्फ सरकारी दस्तावेजों और पत्राचार को बदलने के लिए है। यह टैक्स का पैसा है जो आप और मेरा है। एआईएमआईएम सांसद ने कहा कि अगर मेरे पास एक दुकान है और मैं उसे बदलना चाहता हूं तो नया आधार कार्ड बनवाना होगा और इसके लिए आपको लाइन में भी लगना होगा। उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेता आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। इससे पहले भी एआईएमआईएम सांसद औरंगाबाद का नाम बदले जाने को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को बचाने के लिए औरंगाबाद का नाम बदला गया था। कुछ लोग हैं जो हर चीज को सांप्रदायिक रंग में रंगना चाहते हैं। यह कोई मुद्दा नहीं है जो हिंदुओं और मुसलमानों से जुड़ा है। एक व्यक्ति अक्सर खुद की पहचान एक शहर से करता है। इम्तियाज जलील ने आगे कहा कि औरंगाबाद का नाम बदले जाने के सवाल पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा था कि उन्हें फैसले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि शरद पवार का बयान पूरी तरह से बचकाना था। दरअसल महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन से पहले उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट बैठक बुलाकर औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी और उस्मानाबाद धाराशिव नगर करने का प्रस्ताव पास किया था। उनके इस फैसलों को सरकार बचाने की आखिरी कोशिश के रूप में भी देखा गया था। सपा और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा गठबंधन में दरार पड़ने की चर्चाओं के बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पहले वह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कार्यक्रम में न बुलाने की वजह पूछेंगे और इसके बाद ही गठबंधन के भविष्य और राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने को लेकर फैसला लेंगे। राजभर ने कहा कि 2 दिन पहले हमने पार्टी के पूर्व एमएलसी उदयवीर से अखिलेश से मुलाकात कराने को कहा था, लेकिन अभी तक उधर से कोई भी सूचना नहीं मिली, इसलिए हम भी प्रतीक्षारत हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आयोजित रात्रि भोज में शामिल होकर राजभर ने सियासी हलचल पैदा कर दी थी और इसके बाद राजभर के कई बयान भी यह संकेत कर रहे हैं कि सपा सुभाषपा गठबंधन में गांठ पड़ चुकी है। अब राजभर का कहना है कि पहले अखिलेश यादव से मिलकर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और उनमें एक सवाल यह भी करेंगे कि विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के कार्यक्रम में गठबंधन में शामिल रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को बुलाया गया तो सुभाषपा अध्यक्ष को क्यों नहीं बुलाया गया। इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जो अखिलेश से पूछे जाएंगे, लेकिन उनसे समय मांगे हुए 3 दिन हो गया है। उनकी तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारी बारिश के बाद यमुनोत्री के राना गांव में घुसा पानी। बद्रीनाथ हाईवे समेत 211 सड़कें हुई बंद। गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर। कई इलाकों में अच्छी बारिश तो कई में बाढ़ से स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री योगी बोले सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करती थी पहले की सरकारें, हमने 1,62,000 जवानों की भर्ती की। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किए जाने पर भड़के एआईएमआई सांसद, कहा नाम बदलने में लग जाएंगे 1000 करोड़।
सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहले वह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के कार्यक्रम में ना बुलाने का कारण पूछेंगे, इसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनए टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तराखंड में आज से नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि इसके तहत कक्षाएं प्री प्राइमरी से ही शुरू होंगी। SCERT ने इसका पाठ्यक्रम तैयार किया है। प्री प्राइमरी कक्षाओं को विभाग ने बाल वाटिका नाम दिया है। शिक्षा महानिदेशालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर नई शिक्षा नीति का शुभारंभ भी उन्होंने किया और इसके साथ ही उत्तराखंड NEP लागू करने वाला पहला देश का राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पहले चरण में प्राथमिक स्कूलों में चल रहे 5000 आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। विकासखंड स्तर पर क्षेत्रीय विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें शिक्षाविद, अभिभावक एवं छात्र छात्राएं भी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं शिक्षकों के लिए हस्त पुस्तिका, बच्चों के लिए स्वास्थ्य, संवाद और सृजन नाम की 3 अभ्यास पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं। मंत्री ने आगे बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने को लेकर विद्यालयी शिक्षा विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बाल वाटिका कक्षाओं के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही SCERT के भवन का भी शिलान्यास किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में प्राथमिक स्कूल परिसर में 4447 आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं और इन केंद्रों में प्री प्राइमरी से कक्षाओं को शुरू कर छात्र छात्राओं को कक्षा 1 के लिए तैयार किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से प्री प्राइमरी को बाल वाटिका नाम दिया गया है। विभाग की ओर से इनके लिए अलग से पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। उत्तराखंड में 20,067 आंगनबाड़ी केंद्र जो है मौजूद है और इनमें से 20,017 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में 14,555 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ प्रशासन में सिविल प्रशासन के पद भरने के लिए पंजाब के अधिकारियों की अनदेखी पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित को चिट्ठी लिखकर पंजाब हरियाणा के बीच 60:40 का अनुपात बनाए रखने की अपील की है। राज्यपाल को लिखे पत्र में भगवंत मान ने जोर देकर कहा कि साल 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद अफसरों को आमतौर पर कुछ पद जैसे गृह सचिव, वित्त सचिव, डिप्टी कमिश्नर और नगर निगम के कमिश्नर को भारत सरकार की मंजूरी के साथ इंटर कैडर डेपुटेशन पर लिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि वित्त सचिव और नगर निगम के कमिश्नर के पद पंजाब कैडर के IAS अधिकारियों के जरिए भरे जाते हैं, जबकि गृह सचिव और डिप्टी कमिश्नर के पद हरियाणा कैडर के IAS अधिकारियों से भरे जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन अधिकारियों का चयन कड़ी प्रक्रिया के बाद किया जाता है और इनको अलग प्रमुख विभागों का प्रभार भी सौंपा जाता है। इन दौरान मुख्यमंत्री अफसोस जाहिर उन्होंने किया और कहा कि पिछले कुछ वर्षों से यह ध्यान में आया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने AG MUT कैडर के IAS अधिकारियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी
हो रही है और अधिकतर महत्वपूर्ण पद जो पहले पंजाब कैडर के आईएएस अफसरों को दिए जाते थे, इस समय एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह जो है काबिले गौर ये गौर करने वाली चीज है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, श्रम और रोजगार, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य और आपूर्ति, सहकारिता, खेल और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के प्रमुख विभाग जो पहले वित्त सचिव के पास होते थे, अब बहुत से जूनियर एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अफसरों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। कन्हैयालाल की हत्या से पहले उदयपुर पुलिस ने रियाज को मकान मालिक के साथ झगड़े के मामले में पकड़ा था और इसी पुराने मामले को लेकर सीएम ने आरोप लगाया है कि जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो भाजपा नेताओं ने उसे छुड़ाने के लिए फोन किए थे। बाद में पता चला कि आरोपी भाजपा का सक्रिय सदस्य है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने जो है वो सोमवार को जयपुर में थे और इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अभी हाल ही में खबर आई कि उदयपुर में रियाज जिस मकान में किराए में रहता था, उसके मकान मालिक ने शिकायत की थी कि यह लोग तंग करते हैं, पता नहीं कौन कौन लोग यहाँ आते हैं, धमकाते हैं, ये लोग किराया भी नहीं देते हैं। पुलिस कार्रवाई करती है तो उसमें भी भाजपा नेताओं का फोन आ जाता है। इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं ने कहा कि यह हमारा कार्यकर्ता है, इसको तंग मत किया जाए। आपको बता दें कि भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ आरोपी रियाज अट्टारी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर कई आरोप लगाए थे। खेड़ा ने रियाज को भाजपा का सक्रिय सदस्य भी बनाया था। खेड़ा ने आगे कहा कि रियाज अत्तारी राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होता था। खेड़ा ने बताया कि भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता इरशाद चैनवाला और भाजपा के मोहम्मद ताहिर के पुराने फेसबुक पोस्ट को हमने स्टडी किया है। स्टडी में पाया है कि रियाज अत्तारी न केवल प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के साथ कई कार्यक्रमों में भी दिखाई दे रहा है, बल्कि भाजपा के नेता उसे भाजपा कार्यकर्ता भी बता रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने रियाज की भाजपा नेताओं के साथ तस्वीर भी साझा की थी, जिसके बाद से ही कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा सोमवार को जयपुर पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए राजस्थान कांग्रेस समर्थक विधायकों से वोट भी मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीता तो शपथ लेते ही दूसरे दिन एजेंसियों का दुरुपयोग रोक दूंगा। यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहां एक बिजनेसमैन के यहाँ इनकम टैक्स ने रेड डाली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि जिस बिजनेसमैन के इनकम टैक्स की रेड हुई है उसके घर पर, उस पर इनकम टैक्स इस बात का दबाव डाल रहा था कि सरकार गिराओ। इस दुरुपयोग को मैं रोकूंगा। वहीं सिन्हा ने वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तुलना खामोश राष्ट्रपति से करते हुए कहा कि पिछले 5 साल राष्ट्रपति भवन में खामोशी का दौर देखा गया। राष्ट्रपति को उस दौर में कई मुद्दों पर बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राजस्थान के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त पर न केवल सवाल उठाए गए, बल्कि यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र के बाद गोवा में भी विधायकों की तोड़फोड़ को लेकर खबरें आ रही है। यह सब राष्ट्रपति चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है। यशवंत सिन्हा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी कहा कि उन्होंने राजस्थान में भले सरकार गिरने से बचा ली हो, फिर भी उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार गिराने वाले आक्रमणकारी कभी फिर से हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति उम्मीदवार सिन्हा ने भाजपा की हालत देखकर अफसोस भी जताया। उन्होंने कहा कि मैं जिस भाजपा में था वह मर चुकी है। आडवाणी की हालत देखकर अफसोस होता है। आडवाणी हाथ जोड़ते रह जाते हैं और उनके सामने कोई निकल जाता है। महाराष्ट्र में शिवसेना नेताओं के बगावती तेवर अभी भी कायम है। अब राष्ट्रपति चुनाव में राजग प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के मुद्दे पर पार्टी के सांसदों में मतभेद की खबर है और इस मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत के अलग थलग पड़ने की भी बात कही जा रही है। पार्टी के ज्यादातर सांसद मुर्मू के समर्थन के पक्ष में हैं। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में राजग ने मुर्मू को तो साझा विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिवसेना अपने विधायकों व सांसदों की बगावत का सामना भी कर रही है और इसलिए अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि उसे मुर्मू या सिन्हा में से
किसका समर्थन करना है। पार्टी के कुछ सांसद भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं, वे द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हैं। खबरों के अनुसार सोमवार को उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में शिवसेना के 19 में से 11 सांसद ही पहुंचे। बैठक में मौजूद शिवसेना सांसद संजय राउत ने साफ तौर पर यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की बात कही, तो वे चाहते थे कि शिवसेना विपक्ष के साझा उम्मीदवार का समर्थन करे। इस पर कुछ सांसदों ने जो है ऐतराज किया। उनका कहना था कि हमें मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी अपील की कि वे द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। अब ठाकरे ही इस बारे में अंतिम फैसला लेंगे कि किसका समर्थन उन्हें करना चाहिए। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारी बारिश के बाद यमुनोत्री के राना गांव में घुसा पानी, बद्रीनाथ हाईवे समेत 211 सड़कें हुई बंद। गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कई इलाकों में अच्छी बारिश तो कई में बाढ़ से स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री योगी बोले, सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करती थी पहले की सरकारें, हमने 1,62,000 जवानों की भर्ती की। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किए जाने पर भड़के AIMI सांसद, कहा नाम बदलने में लग जाएंगे 1,000 करोड़। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहले वह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के कार्यक्रम में ना बुलाने का कारण पूछेंगे, इसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस TMT बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश में जहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग हो रही है, वहीं इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले पर ट्वीट कर लोगों को मानसिकता बदलने की सलाह दे दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं बल्कि मुल्क की मुसीबत है, इसे जाति और धर्म से जोड़ना जायज नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसंख्या नियंत्रण पर अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही जनसांख्यिकी संतुलन बनाने की भी जरूरत है। परिवार नियोजन का ध्यान रखा जाए, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति न पैदा होने पाए। इसके लिए हर मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय को जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से जो है समान रूप से जोड़ना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस पर एक समारोह में सीएम ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों में ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की गति ज्यादा हो और जो मूल निवासी हों उन पर जनसंख्या स्थिरीकरण की कोशिशों और जागरूकता प्रयासों से उनकी आबादी को नियंत्रित कर दिया जाए। जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होती है वह जनसांख्यिकी असंतुलन चिंता का विषय बनता है, क्योंकि धार्मिक जनसांख्यिकी पर विपरीत असर पड़ता है तो एक समय बाद वहाँ अर्थव्यवस्था, अव्यवस्था, अराजकता भी फैलने लगती है और इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से सभी वर्गों को समान रूप से जोड़ना चाहिए। गिरिराज सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि पिछले 3 दशकों में भारत आर्थिक प्रगति की रफ्तार में चीन से पिछड़ गया है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार के मामले में पड़ोसी देश से आगे निकल गया है। सिंह ने आगे कहा कि हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारी आबादी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है। 10-10 बच्चे पैदा करने वाले विकृत मानसिकता पर भी जो है अब अंकुश लगाने की जरूरत है। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में 13,615 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन पहले देश में 16,678 नए मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले 10 जुलाई को 18,257 केस सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के अंदर 13,265 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। वहीं इस दौरान 20 लोगों की मौत भी हुई। देश में अब
कोरोना के 1,31,043 सक्रिय मरीज हैं। वहीं दैनिक संक्रमण दर 3.23% पर बनी हुई है। आंकड़ों की बात की जाए तो देश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 5,25,474 पर पहुंच गई है। इससे पहले 24 घंटे का आंकड़ा भी शामिल है और इसके अलावा देश में अब तक 4,29,96,427 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर भी लौट चुके हैं और अधिकतर लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। नेता विपक्ष के पद से हटाए गए गोवा कांग्रेस विधायक माइकल लोबो सोमवार को सामने और सफाई उन्होंने पेश की। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में ही हूं। लोबो ने पार्टी सांसद मुकुल वासनिक से भी मुलाकात की। लोबो ने कहा कि मुकुल वासनिक से मुलाकात सीएलपी की बैठक नहीं थी। कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य जहां राज्य में हो रही घटनाओं पर चर्चा करने आए थे। मैंने उनसे कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ है। साथ ही माइकल लोबो ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होना अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हुई। कुछ लोग विभिन्न राजनीतिक दलों, खासकर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने गोवा में हमारी पार्टी के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने दिखा दिया कि वे यहां पूरी तरीके से विफल होने जा रहे हैं। और इससे पहले सोमवार को लोबो ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने खुद पार्टी से नेतृत्व और उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटाने के लिए कहा गया था, क्योंकि उनके खिलाफ कई मुकदमे उठाए गए थे। लोगों ने यह भी कहा कि कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं और दल बदल का सवाल ही नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि समस्या क्या है। अब कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं और पार्टी के साथ हैं। उन्होंने भाजपा में जाने की अटकलों को खारिज किया। आपको बता दें कि गोवा विधानसभा के चुनाव इसी साल के आरंभ में हुए थे। 40 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 20 सीटें जीतकर गठबंधन के साथ सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस के पास 11 विधायक हैं। इनमें से 9 के बगावत होने की अटकलें अभी कुछ दिनों पहले लगाई जा रही थी। वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी है और उससे पहले इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। प्रकरण में हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी निवासी 4 महिला वादियों ने ट्रस्ट बनाया है। इस ट्रस्ट पर कोर्ट में मामला जारी रहने को देखने की जिम्मेदारी दी गई है और इससे पहले सोमवार को हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाए जाने का ऐलान किया था। ट्रस्ट का नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है। ट्रस्ट कोर्ट के मामलों को देखेगा, मुकदमे में होने वाला खर्च भी वहन करेगा। अदालत में हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्य ने बताया है कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों की मलदहिया स्थित विवेकानंद कॉलोनी में बैठक हुई। बैठक में ही ट्रस्ट के बारे में ऐलान किया गया और आगे की रणनीति तय की गई। इस बैठक में 5 अतिथि, 11 ट्रस्टी, 21 सम्मानित ट्रस्टी, श्रृंगार गौरी मामले की 4 वादी महिलाएं भी शामिल हैं। ट्रस्ट का नियमता रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है। ट्रस्ट के लिए विष्णु शंकर जैन ने 51,000 रुपए, एक अन्य ने 21,000 रुपए का चेक देकर उसकी शुरुआत की। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की ओर से श्रृंगार गौरी के पूजन के लिए अभियान शुरू किया गया है। मस्जिद परिसर के वजू खाने में मिले शिवलिंग के पूजन अर्चन और मुस्लिम पक्ष से मुक्त कराने के लिए लगातार पैरवी की जा रही है। इस पर खर्च के साथ ही मामले के प्रबंधन के लिए भी ट्रस्ट बनाया गया है। ट्रस्ट मामले की समय समय पर समीक्षा कर आगे की रणनीति भी तय करेगा। प्रसिद्ध समाज सेवी व पद्मश्री से सम्मानित अवधेश कौशल का मंगलवार तड़के निधन हो गया। देहरादून के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 87 वर्ष के थे। गैर सरकारी संगठन रूरल लिटिगेशन एंड अलाइनमेंट केंद्र के संस्थापक कौशल ने शिक्षा, पर्यावरण और मानवाधिकारों के लिए जीवन भर काम किया। बताया जा रहा है कि वे लंबे समय से बीमार थे और सोमवार से उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद आज तड़के 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। पद्मश्री अवधेश कौशल के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। वहीं उनके निधन से सामाजिक संगठनों ने भी शोक की लहर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।